हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज की इस वीडियो में वी विल बी डूइंग अ क्विक एनालिसिस ऑफ GS2 का पेपर, राइट, जिसके अंदर हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस के जो क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे एंड क्विक जो है कुछ कीवर्ड्स, कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो कि आप इंक्लूड कर सकते थे उस पर हम नज़र डालने की कोशिश करेंगे। साथ ही में वी विल बी ऑल्सो लुकिंग एट कौन से क्वेश्चंस कवर्ड थे, क्या क्या चीज़ें आप उनसे उठा सकते थे एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब सबसे पहले अगर एनालिसिस ऑफ द पेपर की बात करें तो एज कंपेयर टू GS1 काफ़ी एनालिटिकल पेपर था, राइट। इवन व्हेन फैक्चुअल क्वेश्चंस अपीयर्ड, सिर्फ फैक्चुअल नहीं बल्कि साथ ही में यहाँ पे एनालिसिस भी डिमांड कर रहे थे, राइट। तो ये फैक्चुअल प्लस एनालिटिकल पेपर था, राइट। तो कई क्वेश्चंस ऑब्वियसली ऐसे थे जो कि इजी के मैंडेट में आते थे, जो कि बहुत ही डुएबल थे, जो कि सिटर क्वेश्चंस जो हैं आप इनको रिगार्ड कर सकते हो। बट ऑन द सेम हैंड यू ऑल्सो हैड रादर इंटेंस क्वेश्चंस ऑल्सो। बट अ गुड पार्ट अबाउट इंटेंस क्वेश्चंस इज कि अगर ये काफ़ी एनालिटिकल है तो डिपेंड्स कि हर किसी का जो है अलग अलग मुद्दे निकल के आते हैं। देन अगेन देयर वर सर्टेन क्वेश्चंस जैसे कि कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्टिंग से यूके एंड इंडिया के जुडिशल सिस्टम की अगर हम बात कर लें, वो बहुत ही ज़्यादा आपको एक इंक्रीज्ड अवेयरनेस होनी चाहिए कि यूके का जुडिशल सिस्टम किस तरह से बना, किस तरह से इवॉल्व हुआ, राइट। तो चांसेस आर कि बहुत ही कम ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये पता होगा। तो ओवरऑल ये कंपटीशन का जो लेवल है वो बना के रखता है। साथ ही में देवर ऑल्सो सर्टेन मीडियम इंटेंसिटी के क्वेश्चंस, अराउंड 7 जो थे मीडियम इंटेंसिटी के क्वेश्चंस थे। तो अगर आप 10 मिनट लगाते, आराम से थोड़ा सोचते, तो ये जो है रिकलेक्ट हो सकते थे, इनका एनालिसिस हो सकता था। बहुत ही करंट अफेयर्स के अंदर ये काफ़ी प्रचलित थे, बहुत ज़्यादा जो है डोमिनेटेड थे कि काफ़ी ज़्यादा बातचीत चल रही थी इनके ऊपर। सो इफ़ यू वुड हैव रेड एडिटोरियल्स, इफ़ यू वुड हैव गॉन थ्रू योजना, इफ़ यू वुड हैव लुक थ्रू राज्यसभा, या अगर आपने हमारा मैड, प्रीक्योर या इवन PCM का सीरीज़ देखा होता तो आप ये आराम से जो है सॉल्व कर सकते थे, राइट। नाउ लेट्स वेरी क्विकली लुक एट द क्वेश्चंस। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन दैट जो कि आया हुआ कि विद रिगार्ड टू कि सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है द प्रोसीजर फॉर डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ पर्सन्स फाउंड अंडर गिल्टी ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस RPA एक्ट के तहत। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली, ना ही सिर्फ हमारे PCM बैच में बल्कि हमने ये क्वेश्चन, ये पूरा RPA के साथ जो डीलिंग है, राइट, ये पूरा का पूरा हमारे फ्री सीरीज़ के अंदर भी, अगर आप हमारे गवर्नेंस की लेक्चर सीरीज़ खोलेंगे आपको ये वहाँ पे दिख जाएंगी जहाँ पे एक डिटेल्ड एनालिसिस जो है पेश किया गया है ऑफ द RPA। और यहाँ पे जो है हमने जन चौकीदार केस, लीला मैथ्यूज के वेरियस केसेस जो हैं विद रिगार्ड टू सेक्शन 8 उनकी भी बातचीत की है, राइट। नाउ स्लाइटली डिफिकल्ट क्यों था, बिकॉज ये कहता है आपको सिंप्लीफाई करना है प्रोसीजर फॉर डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो अब डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर जो कि सेक्शन 8 जिसकी बात करता है प्रोसीजर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन की, कि अगर आप करप्ट प्रैक्टिसेस जो हैं उसके गिल्टी पाए जाएं तो बेसिकली पहले आप जो है हाई कोर्ट जो है उसकी एक जजमेंट जो है प्रोनाउंस करते हैं। नाउ यू विल नो वेरी इंपॉर्टेंटली लोक प्रहारी जजमेंट एक्सेट्रा के बाद जो है जहाँ पे बोल दिया गया कि जैसे ही आपको बताया जाता है कि आप गिल्टी हैं, रिगार्डलेस ऑफ आपकी अपील कहाँ पे है, आपको जो है जो डिस्क्वालिफिकेशन का 6 साल है, राइट, तब सिंस द टाइम जब से आपको कन्विक्ट कर दिया गया तब से जो आपको 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, प्रोनाउंस कर दी जजमेंट। अब ये जो इंसान है हुज गिल्टी ऑफ दिस करप्ट प्रैक्टिस, राइट, दे गो टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थ्रू द कंसर्न्ड, इधर अगर आप MLA हैं तो थ्रू द कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेचर, अगर आप MP है या राज्यसभा के या लोकसभा के तो उस हाउस के थ्रू जो है आप जाते हैं। और उसके बाद प्रेसिडेंट जो है ECI जो है उनको बोलता है कि एक बार आप अफेक्टेड पार्टी की बात सुने, राइट, एंड उसके बाद पीरियड डिटर्मिन करें ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, राइट, कि कितने टाइम के लिए जो है ये डिस्क्वालीफाई हो जाने चाहिए। अब CEC द्वारा, राइट, साथ ही में वेरियस 170th लॉ कमीशन द्वारा, NCRWC द्वारा बार बार ये आगे रखा गया है दैट देयर इज अ नीड टू बेसिकली एक्सक्यूज मी सिंप्लीफाई दिस प्रोसीजर, ठीक है। क्यों? कि पहले तो बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग है, इधर से उधर जा रहे हैं, राइट।
तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। साथ ही में राइट वो बोलते हैं आप फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो हैं उसको भी इस्टेब्लिश कीजिए। साथ ही में वो कहते हैं कि जब फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस ही जब शुरू हो गया ना आप तभी डिस्क्वालीफाई कर लीजिए उनको, राइट। सो ये कुछ जो प्रोसीजर्स है सिंप्लीफाई करने के लिए आगे रखे गए थे। अगेन ऑल दीज थिंग्स वर मेंशन्ड इन योर लेक्चर्स, गवर्नेंस लेक्चर्स, राइट। तो आप एक बार उन पे दोबारा नज़र भी डाल सकते हैं। ये हमारी जो फ्री सीरीज़ है उनके अंदर भी कुछ एस्पेक्ट्स जो हैं इसके अवेलेबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ वाज विद रिगार्ड टू अमेंडमेंट जो कि आई है आरटीआई एक्ट में 2019 की जो ये अमेंडमेंट थी। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। इनफैक्ट आपकी जो मेंस की लेक्चर सीरीज़ हैं उसके अंदर ये डायरेक्टली जो है डील भी किया गया था इसके साथ, ठीक है, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या इश्यूज हैं जो कि इमर्ज हो सकते हैं विद द कमिंग इन ऑफ द आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट, राइट, जो कि फिक्स टर्म को हटा देता है और साथ ही में एक जो सैलरी इक्विवेलेंस थी विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको भी जो है ये हटा देता है, राइट। सो अब इसमें क्या पूछा गया है कि ये इम्पैक्ट क्या करेगा ऑन द ऑटोनॉमी ऑफ एंड इंडिपेंडेंस, पूरा का पूरा ये आंसर जो है यहाँ पे डिस्कस था। सो ये थ्रेटन कर सकता है जो इंडिपेंडेंस है ऑफ दी ऑब्वियसली आपकी जो आरटीआई के अंडर क्रिएटेड इंस्टीट्यूशंस है दैट इज ऑफ सीआईसी, राइट। क्यों? क्योंकि जो क्वांटिफाइड एक फिक्स टेन्योर्स थे और डिफाइंड सैलरीज हैं अब वो चेंज की जा सकती है ऑन केस बाय केस बेसिस बाय द गवर्नमेंट। देन एब्सोल्यूट कंट्रोल, ग्रेटर पावर जो है अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाएगी जिसके कारण जो है न्यूट्रलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, राइट, वो जो है उस पे क्वेश्चंस जो हैं उठ सकते हैं जिसके कारण इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग जो है इसकी कम हो जाएगी। देन अगेन ये डिमिनिश कर देगा स्टेटस ऑल्सो कि अभी अगर इनकी पहले कंपैरिजन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ होती थी, राइट, अब क्या किया है इन्होंने, अब स्टेटस ऑफ सीआईसी जो आपके चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उसको इन्होंने गिरा दिया है। देन एक बहुत ही हेस्टी लेजिस्लेशन भी थी जहाँ पे इन्होंने ना ही स्टेक होल्डर्स के साथ सिविल सोसाइटी के साथ कहीं पे भी जो है इन्होंने बातचीत नहीं की। साथ ही में इसके कारण जो है आरटीआई का जो एक आइडिया था ऑफ इंक्रीजिंग इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी, राइट, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन को जो है पूरे के पूरा तक लोगों तक पहुंचाना, ये उसमें भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। एंड साथ ही में इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग एंड फर्दर रीबूस्टिंग द आइडिया ऑफ आरटीआई, ये जो है इंडिया को एक ओपेसिटी के ट्रैक पे जो है लेके जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अब जो आपका आइडिया आता है was with regard to federalism. Again question ध्यान से पढ़िए, ये कहता है how far do you think cooperation, competition and confrontation have shaped the nature of federation in India? Cite some recent examples to validate your answer. ठीक है, तो बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन है। अगेन आपने सिंपली फेडरलिज्म के बारे में नहीं लिख देना, राइट, यहाँ पे आपने थोड़ा सा अपना एनालिसिस लगाना है। अगेन पीसीएम के जो फेडरलिज्म वाले लेक्चर्स थे वहाँ पे हमने डील किया हुआ है। साथ ही में इनफैक्ट आपके फुल लेंथ टेस्ट जो आपका सेकंड फुल लेंथ टेस्ट था उसके अंदर हमने एक क्वेश्चन डाला था विद रिगार्ड टू चेक्स एंड बैलेंसेस इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फेडरलिज्म, राइट। अब यहाँ पे तो है आप दो तरह के तरीके अपना सकते हैं, ठीक है। पहली चीज़ है आप बात कर सकते हैं दैट टेम्पोरली हम ब्रॉडली जैसे कि सुब्रता मित्रा जो है ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू इंडियन पॉलिटिक्स में डिवाइड करते हैं वेरियस फेजेस को। जैसे कि वो कहते हैं कि जब कांग्रेस सिस्टम था टिल योर लेट 1960s काफ़ी कोऑपरेशन एंड कोऑप्शन का जो है ये फेज चल रहा था। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे कोएलिशन पॉलिटिक्स का एरा आया, जैसे जैसे है स्पेशली ड्यूरिंग द इमरजेंसी टाइम्स ऑल्सो, तब से हम ये स्टार्ट करके देख सकते हैं कि एक ग्रेटर कन्फ्रंटेशनल एस्पेक्ट जो है शुरू हो गया बिटवीन द टग ऑफ वॉर बिटवीन द स्टेट्स एंड द सेंटर। एंड लास्टली कॉम्पिटिशन, स्पेशली ये आप बात कर सकते हैं कर सकते हैं स्पेशली इन टर्म्स ऑफ हॉरिजॉन्टल फेडरलिज्म, जब हम देखते हैं से इनवाइटिंग एलपीजी एरा के बाद, राइट, ग्रेटर एफडीआई इनवाइट करने के लिए वेरियस जो ये सेमिनार्स एंड बहुत सारी और चीज़ें होल्ड करते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है विद इन स्टेट्स, उनके अंदर जो वेरियस रैंकिंग्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस विद रिगार्ड टू इकोनॉमी, उसकी अगर बात की जाए ना। अब ये क्या कह रहे हैं आगे से, अब इन्होंने कहा है कि रीसेंट एग्जाम्पल्स को भी हमने बात करनी है, ठीक है। अब कोऑपरेशन अगेन ये हो सकती है हॉरिजॉन्टल कोऑपरेशन ऑल्सो,
एंड वर्टिकल कोऑपरेशन ऑल्सो, है ना। हॉरिजॉन्टल कोऑपरेशन क्या हुई, जब स्टेट्स एक दूसरे के साथ जो है कोऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वहीं वर्टिकल कोऑपरेशन क्या हुई, जहां पे सेंटर एंड स्टेट कोऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो द फॉर्मुलेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल एक तरह से फाइनेंशियल फेडरलिज्म में ग्रेटर कोऑपरेशन बोथ वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली लाने की कोशिश करता है। कन्फ्रंटेशन की बात करें तो यहाँ पे अगेन दोनों हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एस्पेक्ट्स की आप बात कर सकते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एस्पेक्ट्स में कहाँ आप बात कर सकते हैं, सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो कि हमेशा ही एवरग्रीन रहेगा, द रोल ऑफ द गवर्नर, ठीक है। रोल ऑफ द गवर्नर को लेके चाहे आप लेफ्टिनेंट गवर्नर इन दिल्ली की बात करें, गवर्नर इन महाराष्ट्र की बात करें, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल्स आप कोट कर सकते थे। सिमिलरली सीबीआई का रोल इन कर्टेलिंग वेरियस स्टेट लेवल लीडर्स जो हैं उनकी बात आप कर सकते हैं। रीसेंट फार्म लॉज और उनके अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट हो रही हैं बाय वेरियस स्टेट्स स्पेशली लेड बाय स्टेट लाइक पंजाब, आप उसकी बात कर सकते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल के अंदर अगेन एक जो हमारा टाइमलेस फेवरेट एग्जाम्पल इज आपके इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट। कावेरी का एग्जाम्पल लो, ठीक है, सतलुज का एग्जाम्पल लो, हर जगह जो है यहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो ये कॉन्फ्रंटेशन का फेज आ गया। देन इज ऑब्वियसली कंपटीशन का फेज। द बेस्ट एग्जांपल इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स को रैंकिंग देते हैं तो एक दूसरे के साथ compete करना, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लाने के लिए, ग्रेटर इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, इस सब के बेसिस पे आपका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, एक बहुत अच्छा आंसर जो है बन सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं, क्योंकि अब इन्होंने कुछ नहीं बोला है कि, तो अगर आप ये कोऑपरेशन, कन्फ्रंटेशन, कंपटीशन में एक टेम्पोरल एस्पेक्ट भी दे देंगे और हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल का एस्पेक्ट भी दे देंगे along with examples, perfect आंसर जो है आपका बन सकता है। Now next question was a relatively difficult question। जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड यूके के बीच में उन्होंने बोला है कन्वर्जेंस भी है एंड डाइवर्जेंस भी है, एंड इनको हमने हाईलाइट करना है। तो स्लाइटली टफ क्वेश्चन है ये, बिकॉज बहुत फैक्चुअल है। अब यूके के अंदर यू हैव टू रियलाइज, इंडिया में हमने क्या बात की, एक यूनिफाइड पिरामिड सिस्टम है, राइट। नीचे जो है आपके लोकल कोर्ट्स, आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट आ गए, उसके ऊपर जो है हाई कोर्ट है, एंड देन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। यूके में देयर आर सेपरेट कोर्ट्स, वाई, बिकॉज यूनाइटेड किंगडम खुद 3 सेपरेट टेरिटरी से बना हुआ है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड and Wales। तो इनके लिए instead of having a unified pyramidal structure, there are separate courts with separate jurisdictions जो कि इनके पास available है। Then for the longest time, अनलाइक इंडिया जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है सुप्रीम कोर्ट को बना दिया गया था द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। नाउ यू विल रिमेंबर हमारे पीसीएम लेक्चर में भी आप हमारा जाके जो फ्री सीरीज है वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जहाँ पे हम जुडिशरी के लेक्चर्स की बात करते हैं, वहाँ पे हमने एक बात की कि किस तरह से इंडिया इंस्पायर्ड था फ्रॉम द एंग्लो सैक्सन ज्यूरिस्प्रूडेंस विच इज़ बेसिकली यूके वाली, राइट। और वहाँ पे हम बात करते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद सुप्रीम कोर्ट का एक हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील बना दिया गया। पहले वो क्या होता था, प्रिवी काउंसिल होता था यूके का। तो यूके में फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील जो है रहा था वाज द लॉर्ड्स ऑफ अपील्स, जो बेसिकली आपके हाउस ऑफ द लॉर्ड्स जो है उनके साथ वो रिलेटेड होते थे। सो अनलाइक इंडिया जहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर्स बेसिक स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का हिस्सा है, जहाँ पे आपकी डीपीएसपी में लिखा हुआ है कि एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, जिसके बेसिस पे हमने एनजैक हटाया था, यूके में ऐसी कोई चीज़ अवेलेबल नहीं थी। इनफैक्ट इट इज़ in 2005 after various demands कि Supreme Court in the UK was set as the highest court of appeal in the UK। then आप ट्रिब्यूनल सिस्टम्स की बात कर सकते हैं, दोनों ही कंट्रीज में ट्रिब्यूनल सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपको ये सारे फैक्चुअल पॉइंट्स भी नहीं याद थे, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट सर्टन प्रिलिमिनरी रीडिंग्स, अगर आप हमारे पीसीएम कोर्स का भी हिस्सा थे या फिर अगर आपने लक्ष्मीकांत भी पढ़ी है, आप कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पे लिख के आ सकते थे। क्या पहली चीज़ है कि यूके में बट ऑब्वियस है पार्लियामेंट सॉवरेनिटी एग्जिस्ट करती है ना। क्योंकि पार्लियामेंट सॉवरेनिटी एग्जिस्ट करती है मतलब इंडिया जो कि अगर अगेन आपको याद होगा व्हेन इट कम्स टू जुडिशियल पावर एंड जुडिशियल इंडिपेंडेंस, इंडिया इज क्लोजर टू द अमेरिकन सिस्टम रादर देन द यूके वाला सिस्टम। बिकॉज यूके में अगर पार्लियामेंट सॉवरेनिटी है, अगर पार्लियामेंट के पास फुल पावर है टू ऑलमोस्ट डू एज दे प्लीज, तो जुडिशरी क्या उतनी ज़्यादा पावरफुल हो सकेगी?
नहीं हो सकेगी, राइट? सो दैट कैन बी अ पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस. सिमिलरली प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इज समथिंग दैट द यूके फॉलोज, राइट? इंडिया के अंदर हम कंपेयर कर सकते थे कि कैसे टिल द मेन का गांधी केस हम प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो करते थे, बट पोस्ट दैट हमने जो है एक ड्यू प्रोसेस इनकॉर्पोरेट कर लिया है, राइट? सिमिलरली हम बात कर सकते हैं जैसे इंडिया के अंदर जुडिशियल एक्टिविज्म का फेज जो है 70s ऑनवर्ड्स आ गया. इन द करंट एरा वी आर सीइंग यूके की जो जुडिशरी है थोड़ी और एक्टिविस्ट बनती जा रही है, राइट? सो विद रिगार्ड टू रीसेंट केसेस जहाँ पे क्योंकि यूके में रिटन एक कोई आपकी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो इनफैक्ट जुडिशरी हैज़ टेकन अपॉन दिस मैंटल कि जहाँ पे उनको लगता है पार्लियामेंट या प्राइम मिनिस्टर कुछ ज़्यादा इन्वेजिव कर रहे हैं, दे हैव नाउ कम टू अडॉप्ट दिस रोल जहाँ पे वो उनको लिमिट करने की कोशिश करते हैं, राइट? सो ऐसी चीज़ों के ऊपर जो है आप एनालिसिस कर सकते थे, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ला सकते थे, क्योंकि यहाँ पे जुडिशियल प्रैक्टिसेस की बात हो रही है एंड नॉट जस्ट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है? तो प्रैक्टिसेस के अंदर आप ये पार्लियामेंट सॉवरेनिटी वर्सेस अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस वर्सेस some sort of legislative control, similarly increased activism versus say not as much of an activist judiciary. Similarly आप बात कर सकते थे procedure established by law versus a more due process orientation in India, right? So institutions के बारे में भी अगर आपको ना पता होता, अगर आप इन चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स तो ज़रूर ही मिल जाते, ठीक है? नेक्स्ट नाउ क्वेश्चन अगेन कैन बी स्लाइटली डिफिकल्ट. ये क्वेश्चन कहता है वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर. क्या आपको लगता है ये प्रैक्टिस शुड बी अडॉप्टेड इन इंडिया ऑब्जेक्टिविटी इम्पार्ट करने के लिए टू द ऑफिस ऑफ द स्पीकर इन लोकसभा, एंड इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, ठीक है? अब वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर का पहले मतलब पता होना चाहिए, राइट? तो अगर आपको मतलब नहीं पता, थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. बेसिकली ये ब्रिटेन में ये कन्वेंशन अडॉप्टेड होती है अगेन जब हमने पार्लियामेंट का पार्ट किया है इन आ पीसीएम. वी हैव डिस्कस द ऑफिसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड वहाँ पे हमने डिस्कशन की है, ठीक है? अब ब्रिटेन के अंदर क्या होता है, ब्रिटेन के अंदर जैसे ही आप स्पीकर की तरह सिलेक्ट होते हैं आप अपनी पार्टी की मेंबरशिप छोड़ देते हैं. यू कम अप एज अ न्यूट्रल पर्सन जिसका काम क्या है, डिग्निटी एंड लॉ एंड ऑर्डर उस हाउस में मेंटेन करके रखना. साथ ही में ब्रिटेन के अंदर कन्वेंशन क्या है कि द स्पीकर एज लॉन्ग एज एन एमपी वो बार बार इलेक्ट हो रहे हैं तो एज अ स्पीकर ऑल्सो वो कंटिन्यू रह सकते हैं जितनी बार तक वो चाहें, ठीक है? अब इंडिया में ये लाने का क्या इम्पैक्ट हो सकता है? पहली चीज, इंडिया फॉलो करता है ब्रिटिश सिस्टम जहां पे वो स्पीकर रखते हैं लोकसभा का, बट अनलाइक ब्रिटेन इंडिया के अंदर पार्टी मेंबरशिप रिटेन करते हैं जो आपके स्पीकर हैं. तो अगर वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर हमको लेके आना है तो पहला चेंज हमको क्या लाना पड़ेगा इफ वी वांट ऑब्जेक्टिविटी इज दैट वी विल आल्सो हैव टू फॉलो ऑन द ब्रिटिश पाथ के वंस यू आर इलेक्टेड द स्पीकर देन आपको जो है अपनी पार्टी मेंबरशिप छोड़नी पड़ेगी, ठीक है? आपको ये पार्टी मेंबरशिप छोड़नी पड़ेगी, राइट? हाउएवर क्योंकि पार्टी मेंबरशिप नहीं छोड़ते हैं देन अगर हम फिर भी वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर रखेंगे तो बहुत मेजर प्रॉब्लम हो सकती है. क्यों? क्योंकि लोकसभा के स्पीकर के पास बहुत पावर है, जहाँ पे हमने देखा है कि क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव फंक्शनिंग नहीं करते हैं, देयर आर ऑफन कंप्लेन्स बाय मेंबर्स ऑफ ऑपोजिशन पार्टी कि ये हमको बोलने नहीं दे रहे हैं. देन एंटी डिफेक्शन लॉ के कारण ये फर्दर कॉम्प्लिकेट हो जाता है क्योंकि स्पीकर के पास पावर है ये डिसाइड करने की कि कौन जो है किसने डिफेक्शन के अंदर वो आते हैं एंड उनको निकाल देने की, राइट? सिमिलरली उनकी पावर टू डिटर्मिन मनी बिल ऑल्सो, राइट? सो अगर ये ऑब्वियसली सब्जेक्टिव, बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव पावर जो है दी गई है लोकसभा के स्पीकर को, तो अगर हम इस कन्वेंशन को अडॉप्ट करें एंड साथ ही में उनको बोल दे कि आपने अपनी पार्टी मेंबरशिप से हटना है, देन इट कैन लीड टू सर्टन ऑब्जेक्टिविटी इन द ऑफिस, राइट? जिसके कारण जो है लॉ एंड ऑर्डर एंड ये जो इश्यूज हैं उनमें शायद कुछ इम्प्रूवमेंट आ पाए,
राइट। हाउएवर अगेन दिस प्रैक्टिस जो है इंडिया में पता नहीं, अब इसके आप डिसएडवांटेजेस भी लिख सकते हो कि आपको पता नहीं कितनी सक्सेसफुल होगी। क्यों? क्योंकि इंडिया में मे बी उतना ज़्यादा डेमोक्रेटिक कल्चर अभी तक इम्बाइब नहीं हुआ। इवन इफ दे एंड अप लीविंग से पार्टी मेंबरशिप फॉर दैट ड्यूरेशन, देयर इज नो श्योरिटी कि ये ऑब्जेक्टिविटी फिर भी फॉलो होगी। वाई? बिकॉज पार्टीज एंड अप ल्योरिंग देम विद सम अदर बेनिफिट, कि आपको आगे चल के जिस दिन आप इलेक्ट होने बंद हो गए, राइट, स्पीकर है ना, हम आपको प्रेसिडेंट बना देंगे, कहीं का गवर्नर बना देंगे, राइट। सो ये सारे इश्यूज फिर भी इंडिया में एग्जिस्ट करेंगे, जिसके कारण यू आरंट रियली श्योर वेदर सच एन ऑब्जेक्टिविटी विल बी imparted to the स्पीकर ऑफ लोकसभा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन अब काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, जहां पे इन्होंने बात की है कि सोशल डेवलपमेंट को इन्हांस करने के लिए हमें हेल्थ केयर पॉलिसीज लाने की जरूरत है, पर्टिकुलरली इन द फील्ड्स ऑफ जेरियाट्रिक एंड मैटरनल हेल्थ केयर। डिस्कस। ठीक है, आपका जो FLT 2 था GS2 का, उसके अंदर हमने क्वेश्चन डाला था विच वॉज इनसफिशिएंट एलोकेशन फॉर हेल्थ सेक्टर्स पुशिंग इंडियंस बिलो पॉवर्टी लाइन। राइट, काफी जो है कुछ पॉइंट्स आप यहाँ से भी उठा सकते थे। ठीक है, कि क्यों अगर सोशल डेवलपमेंट करनी है, अगर एक और हमने क्वेश्चन डाला था विद रिगार्ड टू डेमोग्राफी, जो कि आपके FLT 1 में था, जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि अगर इंडिया, हमने बोला था कि अगर इंडिया ने अपनी डेमोग्राफी का फुल फायदा उठाना है तो ज़रूरी है कि वो कुछ इम्प्रूवमेंट्स लेके आए एज फार एज हेल्थ पॉलिसीज आर कंसर्न। अगेन नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई थी इंडिया एट 75, उन्होंने भी ये चीज़ें जो हैं इन डेप्थ जो है आपके साथ डिस्कस की थी। ठीक है, अब ऑब्वियस है अगर हम चाहते हैं कि सोशल डेवलपमेंट हो तो हमारे जो वल्नरेबल सेक्शन है, जिनमें से 2 इंपॉर्टेंट वल्नरेबल सेक्शंस आर द एजेड, जेरियाट्रिक क्या होता है, एल्डरली, ओल्ड पीपल। ठीक है, तो एल्डरली की हेल्थ केयर, राइट, क्योंकि अगर उनकी हेल्थ केयर इज नॉट टेकन केयर ऑफ तो एक ह्यूज बर्डन आ जाएगा, और वो बर्डन किस पे आएगा, हम जो यंग पॉपुलेशन है हम पे आएगा। तो हमारी जो इनकम है, जो कि हमारी डिस्पोजेबल इनकम है, वो कम हो जाएगी, क्योंकि वी आर कॉन्स्टेंटली स्पेंडिंग ऑन टेकिंग केयर ऑफ आवर एल्डरली। या फिर ये भी हो सकता है इट माइट लीड टू ग्रेटर नंबर ऑफ एल्डरली पीपल जस्ट बीइंग अबैंडन्ड। सिमिलरली maternal health care बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज women are again a very vulnerable society section of the population. Again women are the ones who are responsible for the health of the family, and आगे बच्चों की हेल्थ कैसी होगी वो भी maternal health पे डिपेंड करती है, राइट। सो सोशल डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है दोनों maternal एंड जेरियाट्रिक हेल्थ केयर। साथ ही में आप इसको लिंक कर सकते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, राइट, SDG 3 जो है हेल्थ केयर फॉर ऑल की बात करता है। इसके अंडर जो 3.1 है ये इनफैक्ट बात करता है अबाउट रिड्यूसिंग मैटरनल मोर्टेलिटी रेट to less than 70 per 100,000 live births, right? According to recent statistics, India में this is around 170 to 178 per 100,000 live births, right? Now यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जिसकी हम बात कर सकते हैं कि किस तरह से सोसाइटी के अंदर जो अनइक्वल स्टेटस मिलता है विमेन एंड गर्ल्स को बिकॉज ऑफ द पेट्रियार्कल सोसाइटी, राइट, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स विद रिगार्ड टू देयर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, कि कितने बच्चे करने हैं, विद रिगार्ड टू यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, साथ ही में लिमिटेड नॉलेज, क्योंकि ड्रॉप आउट रेट्स बहुत होता है, फाइनेंशियल कंट्रोल उनके पास इतना नहीं है, तो इसके कारण उनकी हेल्थ केयर भी जो है सफ़र करती है। तो लिंक हो गया आपका सोशल डेवलपमेंट, है ना। तो इसलिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि जो आपका कंट्री है, वो आपकी जो आपकी गवर्नमेंट है वो बेटर हेल्थ केयर पॉलिसीज जो है कंसीव करे। अब यहाँ पे कुछ आप इंपॉर्टेंट पॉलिसीज एंड स्कीम्स को भी मेंशन कर सकते हैं, राइट। अगेन यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं मेंस्ट्रुअल एंड रिप्रोडक्टिव स्कीम्स, जो कि अडोलेसेंस के लिए भी शुरू की गई है, जैसे कि अर्श हो गई। क्यों? क्योंकि अडोलेसेंस से ही अगर आप मेंस्ट्रुअल हाइजीन का जो है अच्छे से अपना देखभाल करोगे, तभी आगे चल के आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ सिस्टम भी जो है हेल्दी रहेगा। साथ ही में इन प्रोग्राम्स के अंदर एक अवेयरनेस जो है एडोलेसेंट गर्ल्स को दी जाती है, ताकि आगे चल के जब वो मदरहुड को टैकल कर रही हो, उनके अंदर इतनी अवेयरनेस हो टू बी एबल टू टेक केयर ऑफ देम, राइट। साथ ही में जननी सुरक्षा योजना की आप बात कर सकते हैं। जो काम करते हैं लोकल प्राइमरी हेल्थ, जो आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं, साथ ही में आशाज एंड आंगनवाड़ी सेंटर्स की विमेन इन टर्म्स ऑफ रीचिंग आउट टू विमेन, अवेयरनेस प्रोवाइड करना, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को इनकरेज करना, विमेन को आफ्टर बर्थ जो है न्यूट्रिशन की उनसे बात करना। यहाँ पे आप मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को भी जो है इंक्लूड कर सकते हो, सो एज टू
इंश्योर के विमेन की एम्पावरमेंट किसी भी तरह से जो है इन्फ्रिंज ना हो एक आफ्टर मदरहुड। सिमिलरली इन केसेस ऑफ एल्डरली पीपल आप बात कर सकते हैं वरिष्ठ पेंशन योजना की, राइट, जो कि आपको हेल्थ केयर एक्सेट्रा के साथ डील करने के लिए पेंशन प्रोवाइड करता है। राष्ट्रीय व्योश्री योजना वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमने प्रीक्योर एक्सेट्रा में भी डिस्कस की थी, आपके क्रैश के जो है उनके अंदर भी ये मेंशन थी। ये योजना जो है अगेन आपकी जो हेल्थ जो आपके एल्डरली हैं, राइट, तो फॉर एग्जांपल वॉकिंग के अंदर प्रॉब्लम आ गई, आई साइट के अंदर प्रॉब्लम आ गई, हियरिंग एड की ज़रूरत हो गई, ये सब जो है उनको प्रोवाइड करता है। साथ ही में नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली जो कि स्पेशलाइज सर्विसेज के अंदर प्रोवाइड करता है कुछ बेनिफिट्स टू द एल्डरली पीपल। यहाँ पे फर्दर मोर आप कोविड की भी बात कर सकते थे कि किस तरह से कोविड-19 का मेजर इम्पैक्ट जो है एल्डरलीज के ऊपर देखा गया है, and the kind of things that the Indian government has done to ensure that the elderly are looked after, right? That pandemic जैसी सिचुएशन आपको बताती हैं कि अगर एल्डरली के पास ये सारी सर्विसेज अवेलेबल ना हो वो कितने ज़्यादा सिवियरली हिट हो सकते हैं। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट सिविल सर्विसेज, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये, राइट। ये बात करता है कि इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी जो है किस तरह से क्रूशल ड्राइवर है फॉर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, एंड आपने क्या करना है, रिफॉर्म सजेस्ट करने हैं फॉर सिविल सर्विसेज इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। पीसीएम का गवर्नेंस लेक्चर जो है लेक्चर 3 हमने डिस्कस किया है। एफएलटी में आपके GS2 में इतने क्वेश्चंस थे विद रिगार्ड टू सिविल सर्विसेज, रिफॉर्म्स क्या चाहिए, लेटरल एंट्री क्या वर्क करेगा या नहीं करेगा। फ्री लेक्चर्स में अगर आप जाके देखें वहाँ पे जो गवर्नेंस का लेक्चर है ऑन रोल ऑफ सिविल सर्विसेज वहाँ पे ये डिस्कशन की गई है, राइट। अब यहाँ पे अगेन पहली स्टेटमेंट क्या है, इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी इज अ क्रूशियल ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, राइट। यहाँ पे जो है आप शुरुआत कर सकते थे विद वेरियस थिंग्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में बात कर सकते थे, रेड टेपिज्म की बात कर सकते थे कि किस तरह से इन कारणों से आपकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो है वो भी हैम्पर होती है। ईज ऑफ डूइंग ऑफ बिजनेस की बात कर सकते थे एंड ब्यूरोक्रेसी को वहाँ पे सिटुएट कर सकते थे। अगेन यहाँ पे आप बात कर सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी को आप देख सकते हैं प्री LPG एरा में, बिकॉज वहाँ पे भी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस हो रही है, एंड पोस्ट LPG एरा में, राइट, कि किस तरह से लाइसेंस राज के अंडर द काइंड ऑफ लाइसेंस राज दैट एग्जिस्टेड उसमें हमारी एक बस हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ हो गई थी। वहीं LPG के बाद हमने एक ट्रांसफॉर्म किया द रोल ऑफ अ सिविल सर्विसेज ऑल्सो, जिसके थ्रू हम इस साइकिल को ब्रेकआउट करके बेटर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस रीच करना चाहते हैं। अब बोथ इन टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग वेलफेयरिज्म, ताकि जो पॉलिसीज बनाई जा रही हैं एंड ये जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के बेनिफिट्स हैं वो ट्रिकल डाउन कर सके, साथ ही में टू इंश्योर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ग्रेटर एंथुजियाज्म फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स टू कम इन इंडिया, उसलिए भी जो है ज़रूरी है आपके सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म्स, राइट। वेरियस रिफॉर्म्स जो आप इनको कोट कर सकते हैं ARC द्वारा, ARC2 द्वारा, लेटरल एंट्री की बात कर सकते हैं। कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स जो हैं विद रिगार्ड टू मिशन कर्मयोगी, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, इन सब के जो है आप एग्जांपल्स दे सकते हैं, ठीक है। सो रिलेटिवली डूएबल क्वेश्चन था ये अगेन अ वेरी वेरी डूएबल क्वेश्चन कि इमर्जेंस ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो कि आपका डिजिटल रेवोल्यूशन है, उसके थ्रू ई गवर्नेंस एक इंटेग्रल पार्ट ऑफ गवर्नमेंट बन गया है। PCM का गवर्नेंस का आप लेक्चर 4 देखिए, राइट, पूरा का पूरा आंसर उसके अंदर है, राइट, कि किस तरह से डिजिटल रेवोल्यूशन से ये सब पॉसिबल हो पाया है। साथ ही में इनफैक्ट हमने बात की है डिजिटल इंडिया की भी, एंड किस तरह से डिजिटल इंडिया ने फर्दर ई गवर्नेंस को पुश करने की बात की है, एंड वी ऑल्सो टॉक्ड ऑफ हाउ ई गवर्नेंस इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ गुड गवर्नेंस स्ट्रैटेजी, राइट। सो यू कैन जस्ट गो हैव अ लुक एट दैट लेक्चर, पूरा आंसर उसके अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन स्लाइटली डिफिकल्ट क्वेश्चन बिकॉज एनालिटिकल है ये क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज है टू मेंटेन यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, एल्यूसिडेड इन पर्सपेक्टिव ऑफ एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एंड रीसेंट फार्म एक्ट। अब इसके अंदर ना हमने ये डिफरेंट टॉपिक्स बहुत सारी जगहों पे कराए हुए थे, राइट। PCM में भी कराए हुए हैं, मेंस क्रैश कोर्स में भी कराए हुए हैं, आपकी टेस्ट सीरीज में भी कराए हुए हैं। All you had to do was to be able to link them analytically. थोड़ी सी एनालिसिस की जरूरत थी और आपका ये क्वेश्चन आराम से हो सकता था।
पहली चीज सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज। इफ यू विल रिमेंबर हमने पीसीएम में ही बात की थी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की, बिकॉज ऑफ द इमीडिएट बैकग्राउंड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, सबसे पहला उनका कंसर्न क्या था? मेंटेनिंग द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री। ये सबसे बड़ा उनका कंसर्न था एंड ये ट्रांसलेट होके आया है इवन इन फ्यूचर लॉज जो कि इंडिया के बने हैं। अब हमने बहुत जगह पे डिस्कस किया हुआ था कि एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट किस तरह से पावर ज्यादा दे देते हैं टू द सेंटर एंड टू सम एक्सटेंट द स्टेट, बट लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं उनको ज्यादा जो है डिवॉल्व नहीं करते हैं पावर। ठीक है, अब ये क्यों? क्योंकि एक वो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल बना के रखना चाहते थे, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड पॉलिसीज अपनाना चाहते थे, ये देखना चाहते थे कि अक्रॉस द कंट्री कहीं पे भी when it comes to the breakout of the pandemic, right, there were uniform policies and standard protocol measures being adopted to curtail and to deal with the pandemic। साथ ही में फार्म एक्ट की भी जब हम बात करते हैं, फार्म एक्ट के अंदर भी हम वेरियस एग्जांपल्स ले सकते हैं कि किस तरह से एपीएमसीज जो कि अभी स्टेट वाइज और पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट वाइज मंडीज भी हैं, राइट, उनको हटा के बाय लेटिंग कोई भी मंडी में जाके आप अपनी चीजें बेच सकते हैं, एक आप इंटेग्रेटेड नेशन वाइड मार्केट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो रादर देन से लोकल मंडीज हैविंग अ मोनोपोली, द मेन एम इज क्या? कि अक्रॉस द कंट्री फार्मर्स कुछ भी अपनी जो प्रोडक्ट है उसको बेच पाए, कहीं से भी जो है वहां पे उनको स्टोर करा पाए, कहीं पे जाके भी जहाँ पे उनको बेस्ट प्राइस मिलता है वहां पे उसे बेच पाए। सो बेसिक आइडिया क्या है? दैट रादर देन लोकलिज्म, द मेजर आइडिया इज पैन इंडिया, एक कॉन्क्रीट, एक यूनिफाइड मार्केट बनाने का, राइट। सो इन चीजों को जब आप लिंक करते हैं ये आंसर निकल के आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटिवली इजी क्वेश्चन, बात करता है कि जुडिशियल लेजिस्लेशन जो है एंटीथेटिकल है टू सेपरेशन ऑफ पावर्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है? जस्टिफाई द फाइलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट पिटिशंस प्रेइंग फॉर इशूइंग ऑफ गाइडलाइंस ऑफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज। पहला पार्ट क्या है क्वेश्चन का? कि जुडिशियल लेजिस्लेशन जो है, जब जुडिशरी सर्टेन गाइडलाइंस पास करती है, कुछ ऐसे लॉज बना देती है, क्योंकि लॉ बनाना जुडिशरी का काम नहीं है, किसका काम है? लेजिस्लेचर का काम है। ये सेपरेशन ऑफ पावर्स का उल्लंघन कर रहा है, तो यहाँ पे आप जुडिशियल ओवररीच की बात कर सकते हैं, राइट। प्रताप भानु मेहता जो हैं उनकी एग्जाम्पल दे सकते हैं, राइट, कि किस तरह से जुडिशरी जो है एक उल्लंघन कर रही है ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का। वेरियस एग्जाम्पल्स है, विशाखा गाइडलाइंस, इवन दो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस तब लॉ नहीं एग्जिस्ट करता था, बट उनका काम नहीं था, राइट, दे कुड हैव डायरेक्टेड द basically the legislature instead। Similarly कोल एलोकेशन को लेके उन्होंने जो रद्द कर दिए थे कोल एलोकेशन के, कोल ब्लॉक्स की जो एलोकेशन हुई थी, दैट वाज अगेन अ वेरी एग्जीक्यूटिव डिसीजन जो कि उनका लेना नहीं बनता था। बैनिंग ऑफ अल्कोहल शॉप्स ऑन स्टेट एंड नेशनल हाईवेज, अगेन अ लेजिस्लेटिव फंक्शन। नेशनल एंथम के लेके जो पूरी चर्चा हुई थी कि नेशनल एंथम बजाया जाना चाहिए और आपको खड़ा भी होना जरूरी है, अगेन अ मोर लेजिस्लेटिव फंक्शन जो कि उन्होंने निभाया। इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन के केसेस में तो इतने सारे लेजिस्लेटिव फंक्शंस आए हैं, राइट। अब आप बात कर लीजिए बैनिंग ऑफ डीजल व्हीकल्स, राइट, जो कि सिर्फ 10 साल पुराने हैं, फ्रॉम प्लाइंग ऑन द रोड्स इन दिल्ली। ए वेरी लेजिस्लेटिव, वेरी एग्जीक्यूटिव डिसीजन जो कि शायद उनका नहीं बनता, दैट दे शुड बी doing something like this, right? So अब ये various examples आप quote कर सकते थे। The next part asks that even though it is antithetical, even though it goes against the doctrine of separation of powers, even though people like Gautam Bhatia, people like Pratap Bhanu Mehta have time and again pointed out the problems with regard to this, ये अभी भी क्यों कंटिन्यू हो रहा है? लोग अभी भी क्यों जुडिशरी के पास जा रहे हैं कि आप एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज को जो है गाइड करें? इसके हमने देने थे रीजंस। इसके रीजंस क्या थे? अगेन ये हमने पीसीएम में भी किया हुआ है, हमने एक जो आपका टेस्ट है उसके अंदर भी ये किया हुआ था जहां पे हमने जुडिशियल ओवररीच की बात की थी, राइट। क्या रीजंस थे? अब इंक्रीज्ड एक्टिविज्म के, डिक्लाइन ऑफ ट्रस्ट इन पार्लियामेंट, तभी जो है लोग जाना चाहते हैं, उनको लगता है कि हमारी लेजिस्लेचर जो है काम नहीं कर रहे हैं, इतने क्रिमिनल लोग बैठे हैं, इतने धीरे काम कर रहे हैं, डिबेट के नाम पे एक दूसरे को जूता चप्पल मार रहे हैं, इतनी करप्शन है। सो देयर इज डिक्लाइन ऑफ ट्रस्ट इन पार्लियामेंट। देन देयर इज ऑल्सो इंक्रीज्ड एक्टिविज्म एंड पीआईएल, जिसके कारण जुडिशियल
रोमांटिसिज्म जो है वो हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे फेथ जो है इन हायर जुडिशरी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये माना जाता है कि हायर कोर्ट्स एंड जो हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स है, दे हैव रिस्पॉन्सिबल एक्सपर्ट लॉ एडजुडिकेटिंग पीपल, राइट, जो कि रिलेटिवली से लेस या ना करप्ट है, राइट, जिसके कारण लोगों में उन पे ज्यादा फेथ है, राइट। तो इसके कारण जुडिशरी की लेजिटिमेसी विज़-अ-वी एग्जीक्यूटिव एंड द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर इज मच मोर। साथ ही में जुडिशरी को देखा जाता है एज अ गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड हमने देखा है कि विद द कमिंग इन ऑफ ड्यू प्रोसेस दिस आइडिया ऑफ अप्लाइंग कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, राइट। तो जहाँ पे हम देखते हैं कि अगर वो इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग कुछ पॉलिसीज या मेजर्स सजेस्ट करता है जो जुडिशरी है, वो कहते हैं हम इन्फ्रिंज थोड़ा कर रहे हैं लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव के रोल में, हम तो एक्चुअली जो फंडामेंटल राइट है जो आर्टिकल 21 है उसकी एक ब्रॉडर रीडिंग कर रहे हैं, है ना। तो इसके कारण भी जो है पीपल हैव स्टार्टेड अप्रोचिंग देम। देन ऑब्वियसली अब रिट पिटिशंस जो हैं उनके बारे में भी बात कर सकते हैं, राइट। इंक्रीज अवेयरनेस एंड यूज ऑफ आईसीटी की भी बात कर सकते हैं। आर्टिकल 142 विच encourages the court to do complete justice, आप उसकी भी बात कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो इस बेसिस पे जो है आपका एक कंप्लीट आंसर बन जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ वाज विद रिगार्ड टू लोकल गवर्नमेंट, अगेन हॉट फेवरेट, हमने एफएलटीज में सेक्शनल टेस्ट में इतनी बार लोकल गवर्नमेंट कराया है, पीसीएम में आप देख सकते हैं एक ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन भी हमने कराया हुआ है। क्वेश्चन क्या कहता है कि पहले इनकी मेन इशू क्या था, फंक्शंस, फंक्शनरीज एंड फंड्स का, राइट। तो फॉर एग्जांपल पहले आप शुरुआत कीजिए कि ये प्रॉब्लम क्या थी जो कि एग्जिस्ट करती थी, राइट। पॉल ब्रास फॉर एग्जांपल कहते हैं कि पॉलिटिशियंस वर वेरी रिलक्टेड इन गिविंग फंक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट्स बिकॉज उनका लगता था हमारी पावर हमसे छिन जाएंगी। देन ऑब्वियसली फंक्शनरीज की बहुत मेजर इशू थी, राइट, इन टर्म्स ऑफ कि उनके पास ढंग का स्टाफ अवेलेबल नहीं था, परमानेंट स्टाफ अवेलेबल नहीं था, एंड ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज कि स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है उनको एडिक्वेट रिसोर्सेज नहीं देते हैं, ठीक है। अगेन उनके जो लोकल सोर्सेज है इन टर्म्स ऑफ द लोकल टैक्सेस जो उनको कलेक्ट करने होते हैं वो बहुत लिमिटेड है। अब वो कहते हैं कंटेम्प्रेरी स्टेज में इट हैज द प्रॉब्लम ऑफ फंक्शनैलिटी, ठीक है, हाईलाइट द क्रिटिकल चैलेंजेस फेस्ड बाय लोकल गवर्नमेंट्स इन टर्म्स ऑफ फंक्शनैलिटी इन रीसेंट टाइम्स। फंक्शनैलिटी अब क्या है, फंक्शनैलिटी इज बोथ इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी ऑफ दीज लोकल गवर्नमेंट्स एंड किस तरह से ये अपने फंक्शंस कितने हद तक अच्छे से निभा पाती हैं कि नहीं। सो नाउ द प्रॉब्लम इजंट कि इनको फंक्शंस दिए नहीं गए हैं, द प्रॉब्लम इज कि इन फंक्शंस जो कि इनको इम्पार्ट कर दिए गए हैं उनको ये ढंग से निभा नहीं पा रही या उनको निभाने में जो है ये मेजर चैलेंजेस फेस कर रही है। अब ये फंक्शनैलिटीज के क्या चैलेंजेस हैं, सबसे बड़ा चैलेंज जो कि आप आगे रख सकते हैं इज एजेंसिफिकेशन, राइट। एजेंसिफिकेशन की भी हमने टाइम एंड अगेन बात की है। एजेंसिफिकेशन बेसिकली क्या है, दिस बेसिकली मीन्स कि स्पेशल पर्पस व्हीकल्स जो है स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट से उठा के बना देती है, ठीक है। अब इन्होंने बना दिया, फॉर एग्जाम्पल हमने स्मार्ट सिटीज मिशन की बात की है, उसके ऊपर हमने एक आंसर भी करवाया था, राइट। अब स्मार्ट सिटी के फुलफिल करने के लिए क्या लोकल गवर्नमेंट को दी गई है, लोकल गवर्नमेंट को क्यों बोलते हैं अच्छा तुमने तो जो करना है करो, हम एक एसपीवी भी बना रहे हैं, स्पेशल पर्पस व्हीकल भी बना रहे हैं इसके लिए। सिमिलरली अगर दिल्ली के अंदर बॉम्बे में मेट्रो बनती है तो ये मेट्रो की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको है, लोकल गवर्नमेंट को ना, उनके लिए भी एसपीवी बनाई गई है, राइट। सिमिलरली व्हेन यू लुक एट पावर, राइट, इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर, व्हेन यू लुक एट वाटर, हर जगह जो है आपने रिलेटिवली ऑटोनॉमस एजेंसीज खड़ी कर दी हैं विच आर फंक्शनिंग इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट बेचारी की जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, चाहे वो म्यूनिसिपल गवर्नमेंट हो चाहे वो पीआरआईज हो, उनकी वो सुनते ही नहीं है। साथ ही में व्हेन यू लुक एट मॉडर्न सिटीज एंड इवन विलेजेस की रिक्वायरमेंट्स, यू रियलाइज दैट दीज वर्क्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ एक्सपर्टीज एंड टेक्निकल स्टाफ, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने अगर मेट्रो की बात कर दी या फिर हमने बात कर दी गार्बेज डिस्पोजल, प्रॉपर साइंटिफिक मेथड ऑफ गार्बेज डिस्पोजल, राइट, या फिर हमने अर्बन फ्लडिंग को कर्ब करने की बात कर दी, या रूरल एरियाज के अंदर जो है हमने वाटर कंजर्वेशन की बात कर ली, राइट, या फिर अगेन कोई भी ऐसे काम हो गए, ये बहुत ही टेक्निकल काम है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में आए होते हैं लोकल पॉलिटिशियंस एक्सेट्रा, लोकल लेवल के जो लोग हैं सिविल सोसाइटी में थोड़े से एक्टिव है, राइट, ना ही उनके पास कोई स्टाफ है जो कि इतने एक्सपर्ट्स हो या टेक्निकली उनके अंदर इतनी ज़्यादा जो है एक क्षमता हो। साथ ही में पॉसिटी ऑफ रिसोर्सेज अभी भी रहती हैं।
प्लस रेड टेपिज्म बहुत है, करप्शन बहुत है, सरपंचपति का फिनोमेना बहुत एग्जिस्ट करता है इंडिया के अंदर। ये सारी प्रॉब्लम्स के कारण फंक्शनैलिटीज जो हैं अभी भी कर्टेल रहती हैं। अब हमने हाईलाइट कर दिए क्रिटिकल चैलेंजेस, और कंक्लूजन के अंदर ऑलवेज ऐड वेज टू इम्प्रूव द सेम, राइट, कि आप पैनल्स बना दीजिए जिसके अंदर टेक्निकल स्टाफ अवेलेबल हो, राइट, तो आर्किटेक्ट्स हो गए, सिविल इंजीनियर्स हो गए, ये उनके पास अवेलेबल हो। सिमिलरली ग्रेटर फंक्शंस जो है इनको भी दीजिए, राइट, रिसोर्सेज बढ़ाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे जो है वेरी इंपॉर्टेंटली जो आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं आर म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, राइट, टू रेज रिसोर्सेज, राइट, तो इन सब के ऊपर जो है आप एक अच्छी कंक्लूजन लिख सकते हैं। The next question now was with regard to the role of राज्य सभा। अब इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे इंस्टेड ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ राज्य सभा ये क्या बोल रहे हैं कि ये एक यूजफुल सपोर्टिंग ऑर्गन बन गया है। तो आपने बताना है कि क्या ए फैक्टर्स थे, मतलब क्या रीजंस थे जिनके कारण ये ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल हो पाई है, जिसके कारण एक सपोर्टिव ऑर्गन बन पाया है, एंड सेकेंडली एरियाज जहां पे ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो विजिबल होती है। अब फैक्टर्स या रीजंस क्या हैं, पहले हम बता सकते हैं सेकंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज। सेकंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज के कारण क्या हुआ, जो नंबर ऑफ पार्टीज थे दे स्टार्टेड इंक्रीजिंग, द नंबर ऑफ पीपल जो थे, द काइंड एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल जो कि पार्लियामेंट में पाई जाती है वो इंक्रीज होने लग गई, जिसके कारण राज्यसभा की भी जो डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी है वो बढ़ने लग गई। अब जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी, राइट, उतनी ज्यादा जो है राज्यसभा अब क्रिटिकल इनपुट्स दे पाएगा। ग्रोइंग रेलेवेंस ऑफ रीजनल पार्टीज, राइट, पिछले डेकेड के अंदर हम देखते हैं रीजनल पार्टीज बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे नेशनल लेवल पे वो जितनी भी सीट्स जीते, राज्यसभा में आखिरकार लोग कहाँ से आते हैं, राज्यसभा में तो लोग आते हैं फ्रॉम इनडायरेक्ट इलेक्शंस जिनको लेजिस्लेटिव असेंबलीज चुनती हैं। तो क्योंकि स्टेट्स के अंदर रीजनल पार्टीज की प्रेजेंस बहुत ज्यादा है, मतलब राज्यसभा के अंदर इन रीजनल पार्टीज से जो लोग आ रहे हैं उनकी प्रेजेंस भी जो है वो बढ़ जाती है, राइट। सिमिलरली कोएलिशन एरा ऑफ पॉलिटिक्स के कारण भी राज्यसभा की इंपॉर्टेंस जो है काफी ज्यादा बढ़ गई थी इन टर्म्स ऑफ द काइंड ऑफ, क्योंकि मेजॉरिटी नहीं होती थी लोकसभा में, तो राज्यसभा जो है इफेक्टिव कंट्रोल जो है वो अप्लाई कर पाता था, राइट। तो ये फैक्टर्स, ये रीजंस हो सकते हैं जिनके कारण राज्यसभा की जो है एक इम्पोर्टेंस बढ़ गई है। सेकेंडली, अब व्हाट आर द एरियाज जहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है। पहली चीज, राज्यसभा एज अ डेलिबरेटिव बॉडी जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव डिबेट होती है। तो वैलेरियन रॉड्रिग्स बात करते हैं कि किस तरह से जहाँ पे वेरियस जो है डेवलपमेंट्स हुई हैं, वहाँ पे जहाँ पे रिक्वायर्ड है वहाँ पे राज्यसभा ने अपने डिसएग्रीमेंट भी पेश किए। तो फॉर एग्जाम्पल वो बात करते हैं जैसे कि लैंड लार जो था आपका 2015 में जो कि वो लेके आए, उसके रिगार्डिंग उन्होंने अपनी वेरियस जो है इनपुट्स दिए। सिमिलरली बहुत सारे और लॉज जिनके अंदर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज जो हैं वो बना देते हैं, जहाँ पे राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं और वो अपने इनपुट्स जो है उन्हें देते हैं, और ये इनपुट्स जो हैं जेपीसी से आके उन लॉज को बेटर बना देते हैं, ठीक है। सो दीज आर द एरिया, दिस इज वन एरिया इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव डिबेट एंड डेलिब्रेशन जो कि देखा गया है। देन एक वाइड प्लेटफॉर्म फॉर टैलेंट एंड एक्सपर्टीज भी मिल गया है, जिसके कारण ग्रेटर एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी आती है। सो एक जो वेव ऑफ मेजॉरिटेरियनिज्म आती है ना, हाँ जी ये भी कर दो वो भी कर दो, उसको थोड़ा कर्टेल करने के अंदर हेल्प की है आपकी राज्यसभा ने एज अ सोबरिंग हाउस, एज अ रिफ्लेक्टिव हाउस, that let us think about it, let us talk about it. Similarly, for example, Rajya Sabha has also been more progressive. जैसे कि when it came to reservation for women in the parliament, लोक सभा ने पास नहीं किया था, बल्कि राज्य सभा ने जरूर पास कर दिया था, राइट। साथ ही में क्योंकि एक परमानेंट हाउस है तो एक तरह से एक कंटिन्यूटी बना के रखता है, इवन दो लोकसभा चेंज होती रहती है, राज्यसभा कॉन्स्टेंटली अवेयर रहते हैं क्योंकि कंटिन्यूसली चल रहा है, एवरी थर्ड ईयर जो है रिटायर होते हैं मेंबर्स, राइट। तो एक तरह से वो लेके चलते हैं कि हाँ जी दीज वो द पब्लिक ग्रीवेंसेस जो पहले भी एग्जिस्ट करते थे, अभी भी ये रिजॉल्व नहीं हो पाए, सो लेट्स ट्राई टू रिजॉल्व दैम। साथ ही में ये नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं एज अ डिफरेंशिएटेड होल एंड ट्राई करते हैं कोहेरेंस लाने में इन नेशनल एंड स्टेट की जो डेवलपमेंटल पॉलिसीज हैं, राइट। तो इनके अंदर जो एक ग्रेटर कोऑर्डिनेशन है
उसको प्रोवाइड करने में जो है ये काफ़ी ज़्यादा एड करते हैं। सिमिलरली हम और भी बहुत सारे ऐसे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं से जो नॉमिनेटेड मेंबर्स आते हैं वो अपनी एक्सपर्टीज़ को किस तरह से इम्पार्ट करते हैं विच हेल्प्स इन द बेटर फंक्शनिंग ऑफ राज्यसभा एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट। नेक्स्ट नाउ द क्वेश्चन वाज विद रिगार्ड टू एनसीडब्ल्यू, और ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन की ज़रूरत है एंड किस तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या इनको हेल्प करेगा टू अचीव ग्रेटर जेंडर जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। पहली चीज़ तो कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन के स्टेप्स क्या है, पहली चीज़ तो आप मेंशन कर सकते हैं कि ब्रॉड जो है अग्रीमेंट चाहिए अमंग स्टेक होल्डर्स, राइट। सिविल सोसाइटी मेंबर्स जो हैं, विमेन ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, एज वेल एज आपकी जो गवर्नमेंट है, राइट, उनकी भी अग्रीमेंट चाहिए। देन ऑब्वियसली यू रिक्वायर द पासिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट का, जो कि 103rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गई। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस से बेटर फंक्शनिंग होगी, राइट। अगेन ये हमने बात की हुई थी मेंस टेस्ट 2 के अंदर, क्वेश्चन 16 था, बहुत ही इन डिटेल हमने डिस्कशन की थी। अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस से ऑब्वियसली देर आर सर्टन चेंजेस दैट माइट हैपन विच माइट लीड टू बेटरमेंट, दे कैन बी ग्रेटर ऑटोनॉमी। आखिरकार हम कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्यों देते हैं, हम क्यों कहते हैं ईसीआई का होना, यूपीएससी का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होना इज बेटर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जब उनको मिल जाता है उनको एक तरह से थ्रेटन करना, उनके अंदर इंटरफेयर करना थोड़ा लिमिटेड हो जाता है। देन डिक्रीज इन द पोलिटिकल सिलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन्स, बिकॉज दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, तो स्क्रूटनी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण जो पोलिटिसाइजेशन ऑफ चेयरपर्सन्स है वो भी कम हो जाती है, बिकॉज नाउ यू नीड सम पर्सन जो कि उस ओहदे का हो, राइट, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को हेड कर पाए। साथ ही में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलने से पावर ज़्यादा बढ़ सकती है, दे माइट एंड अप गेटिंग पावर्स ऑफ अ सिविल कोड, जैसे कि बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज लाइक एनसीएससी, एनसीएसटी, इन सब के पास है, राइट। इवन दो सुओ मोटो पावर है एंड इन्वेस्टिगेशन की पावर भी है एनसीडब्ल्यू के पास, ऐसा हो सकता है कि अब उनके जो रिकमेंडेशंस है दे आर टेकन विद ग्रेटर हेफ्ट, राइट। साथ ही में इनकी जो टेबलिंग ऑफ रिपोर्ट्स होगी इन फ्रंट ऑफ पार्लियामेंट, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, जिस उनके ऊपर जो है ज़्यादा डिस्कशन भी होगी, राइट। सो बिकॉज ऑफ दीज रीजंस कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रदान करना ऑलवेज हेल्प्स। हाउएवर वी ऑल्सो हैव टू गिव द अदर साइड कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ग्रांट करने से कुछ नहीं होने वाला, कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है एनसीएससी के पास भी है, एनसीएसटी के पास भी है, बट अभी भी हम बात करते हैं कि किस तरह से ये अभी भी पेपर टाइगर्स ही बन के रह गए हैं। अब हमें अगर एक्चुअल में ग्रेटर जेंडर जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इंश्योर करनी है, मे बी वी नीड ग्रेटर विजिबिलिटी ऑफ विमेन इन पोजिशंस ऑफ पावर। तो यहाँ पे आप विमेन की जो रिजर्वेशन है, राइट, इन द पार्लियामेंट, उसकी बात कर सकते हैं। थोड़े और प्रोएक्टिव लॉज चाहिए व्हेन इट कम्स टू विमेन। साथ ही में ज़रूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन जो है उसके कारण शायद रिड्यूस पोलिटिसाइजेशन ना हो, तो ज़रूरी है कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाते हैं वहाँ पे हम एक प्रॉपर पैनल इंट्रोड्यूस करें जो कि जो कि चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ एनसीडब्ल्यू जो है उनको सिलेक्ट करेगा। साथ ही में इंक्लूजन की बात हम यहाँ पे कर सकते हैं कि नेशनल कमीशन ऑफ विमेन तो ज़रूरी है, पर शायद नेशनल कमीशन ऑफ विमेन के अंदर, राइट, जो मे बी लोअर कास्ट विमेन है, राइट, यहाँ पे हम बात कर सकते हैं इवन ट्रांसजेंडर एंड अदर सच विमेन, राइट, उनकी भी बात कर सकते हैं कि उनकी इंक्लूजन एंड रिप्रेजेंटेशन की भी ज़रूरत है। तो मे बी वी नीड चेंजेस हियर ऑल्सो। देन रिसोर्सेज के रिगार्डिंग भी हम बात कर सकते हैं कि इंश्योर करके रखने चाहिए कुछ रिसोर्सेज उनके लिए, ताकि उनको फंड्स की प्रॉब्लम ना हो। अगर ये सारी चीज़ें भी प्रोवाइड की जाती हैं तभी इट विल मेक सेंस कि एनसीडब्ल्यू एक मोर एम्पावर्ड बॉडी बन पाएगी, जिसके थ्रू वो जेंडर जस्टिस एंड विमेन एम्पावरमेंट इंश्योर कर पाएंगी, नॉट जस्ट बाय merely ग्रांटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज विद रिगार्ड टू इंसिडेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, जहाँ पे वो कहते हैं कि इंसिडेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन डिटर्मिनिंग पॉवर्टी बेस्ड ऑन इनकम अलोन, राइट। इस कॉन्टेक्स्ट में लेटेस्ट यूनाइटेड नेशंस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट को एनालाइज कीजिए। रिलेटिवली डुएबल क्वेश्चन, ठीक है। पीसीएम के लेक्चर 5 जो है पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट, हमने पूरा इसको एनालिसिस किया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं कि सिर्फ इनकम लेड जो आइडिया ऑफ पॉवर्टी है कितना एक नैरो आइडिया है। पहले आपके एचडीआई इंडेक्स ने लेड बाय पीपल
राइट। राइट, आपके जो HDI लेड बाय पीपल लाइक महबूबुल हक, उन्होंने उसकी बात की। देन इंसिडेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन द सेंस इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी क्या है कि अब लोग गरीब तो हैं ही हैं, ठीक है, ये तो ऑब्वियसली आपको इनकम उससे भी पता लग ही रहा है कि लोग गरीब हैं। इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी बताता है कि जो जो लोग हैं जो कि गरीब है, उनमें कितने लेवल ऑफ शॉर्टेजेस हैं उनके पास टू अचीव अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, राइट। सिमिलरली जो इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी बताता है, इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी बताता है कि एक अगर हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इमेजिन करते हैं जिसके बिलो आपका पुअर हम मानते हैं, ठीक है, जो गरीब लोग हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना ज्यादा दूर है फ्रॉम दैट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिसके थ्रू वो फाइनली सम डिसेंट लाइफ जो है वो व्यतीत कर पाए। अब इंसिडेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी अगर हमने डिटर्मिन करनी है, सो वी हैव टू रियलाइज दैट इट इज नॉट जस्ट इनकम विच इज प्लेइंग अ रोल इन डिटर्मिनिंग दीज, राइट। यहाँ पे आपका ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, जहाँ पे वेरियस इंडिकेटर्स हैं टू कैप्चर पॉवर्टी इंक्लूडिंग न्यूट्रिशन, child mortality, years of schooling, school attendance, ownership of assets, access to proper house, electricity, drinking water, sanitation, clean cooking fuel। और पॉवर्टी किस तरह से मेजर की जाती है कि लोगों के पास कितने ज़्यादा डिप्राइव्ड हैं वो इन टर्म्स ऑफ these indicators, right? तो these indicators can be seen as a measure of good living, a good standard of living। so ये एक तरह से आपको बताएगा कि incidence of poverty कि कितने ज़्यादा लोग हैं जिनके पास ये बेसिक, ये मिनिमल गुड्स भी नहीं है फॉर अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एंड कितने ज़्यादा दूर हैं वो फ्रॉम अचीविंग दिस, ये भी वो इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी बता पाएगा। वेरी इंपॉर्टेंटली ये आउटकम बेस्ड है रादर देन एक्सपेंडिचर बेस्ड, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन इज स्पेंडिंग 100 रुपीज ऑन फूड बट अभी भी उनके अंदर अंडर नरिशमेंट है, तो क्या हम बोलेंगे कि वो अच्छा नहीं अब तो वो अबव पॉवर्टी लाइन आ गई? वो अभी भी नहीं आए क्योंकि अभी भी वो अंडर नरिश्ड है, राइट। सो इसीलिए ये रिपोर्ट्स जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। अब इन टर्म्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट, जो लेटेस्ट रिपोर्ट, इसने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट की, ठीक है, कि पहली चीज़ तो ग्लोबली अभी भी 1.3 बिलियन पीपल जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में रह रहे हैं, एंड ये पॉवर्टी का जो बर्डन है ज़्यादा बच्चों पे फॉल करता है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बोला कि एक डेकेड दैट इज 2005 2006 to 2015-16 India lifted as many as 270 million people out of multi-dimensional पॉवर्टी। साथ ही में यहाँ पे भी आप कोविड-19 जो है उसको मेंशन कर सकते हैं, राइट, कि किस तरह से कोविड-19 के कारण जो है पॉवर्टी लेवल्स अब और भी बढ़ जाएंगे, राइट। इनकम लॉस हुआ है, जॉब लॉस हुआ है, इनइक्वालिटी और बढ़ जाएगी, एंड पॉवर्टी लेवल्स जो है अब और ज़्यादा बढ़ जाएंगे बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 एंड रिजल्टेंट पैंडेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ टॉक्स अबाउट SHGs और किस तरह से ये जो है एम्पावर विमेन भी करते हैं, साथ ही में एसेट क्रिएशन एंड इनकम सिक्योरिटी में भी हेल्प करते हैं। अगेन आपका PCM का जो लेक्चर था ऑन प्रेशर ग्रुप्स एंड SHGs एज वेल एज FLT 2 का जो था क्वेश्चन 11 कंप्लीटली ऑन दिस, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, राइट, कि बेसिकली आपके जो SHGs हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है व्हेन इट कम्स टू इंश्योरिंग बोथ एसेट क्रिएशन एज वेल एज सम सॉर्ट ऑफ एक तरह से कोऑपरेशन अमंग्स द लोकल पीपल, राइट, जिसके थ्रू वो ये अचीव कर पाए, ठीक है। अब व्हेन इट कम्स टू SHGs हमने वेरियस एनालिसिस किए थे कि ये छोटे छोटे ग्रुप्स हैं गरीब लोगों के मेनली, जहाँ पे ये हेल्प करते हैं एक दूसरे को टू प्रमोट स्मॉल सेविंग्स, राइट, एंड इनको रजिस्टर किया जा सकता है अंडर एनी सोसाइटीज एक्ट, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वॉलंटरीली सेव करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं टू अ कॉमन फंड जो कि मेंबर्स को एज पर ग्रुप डिस्कशन जो है आगे लेंड आउट किया जाता है, ठीक है। अब इनके थ्रू जो है सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो रही है, नॉट जस्ट ऑफ अदर पीपल बट ऑल्सो ऑफ विमेन, और ये जेंडर इक्वालिटी क्रिएट करने में भी जो है बहुत एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे सेवा जैसे ग्रुप्स जो है आप उनको मेंशन कर सकते हैं, राइट। सिमिलरली ये लार्ज इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो है
इंटेग्रिटी इंश्योर कर सकते हैं, राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर कर सकते हैं, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ा सकते हैं, साथ ही में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कॉमन रिसोर्सेज के लोगों के पास ऑलरेडी ये रिसोर्सेज है बट उनको वो इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर रहे, वो कर सकते हैं। साथ ही में इंटेग्रिटी एंड कोहेशन जो है उसके थ्रू सोशल मूवमेंट हो सकती है अगेंस्ट इल प्रैक्टिसेस ऑल्सो, राइट, सो डाउरी के अगेंस्ट, अल्कोहल ड्रिंकिंग के अगेंस्ट, डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट, राइट, इसके थ्रू जो है जो सबसे लोएस्ट जो लोग हैं और जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उनको ये केटर कर पाती है। ठीक है, अब इसके आप कुछ डिसएडवांटेजेस भी लिख सकते हैं दैट येस बाय एंड लार्ज ये दोनों ट्विन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करती है, बट अभी तक कर क्यों नहीं पाई है? बिकॉज ऑफ सर्टेन वीकनेसेस। ठीक है, पहली चीज तो एपैथी है रूरल बैंक्स में जहाँ पे वो इनको रिसोर्सेज नहीं देते, लैक ऑफ नॉलेज एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन है, कोई सुपरविजन नहीं है, अवेयरनेस मिसिंग है कि किस तरह से जो उनकी रिसोर्सेज है उनको वो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर यूटिलाइज करें प्रॉपरली, राइट। सो इन बेसिस पे जो है आप एक अच्छा आंसर लिख सकते थे। लास्ट क्वेश्चन फॉर पॉलिटी एंड गवर्नेंस जो कि इस पेपर में था वाज विद रिगार्ड टू योर NEP 2020, जो कि ये कहते हैं इज इन कन्फर्मिटी विद SDG, राइट, SDG 4, एंड किस तरह से रिस्ट्रक्चर करती है एजुकेशन सिस्टम को, इंडिया को, आपने इसे क्रिटिकली एग्जामिन करना था, राइट। तो पहली चीज तो SDG 4 है, ठीक है, SDG 4 है क्या? ये इंश्योर करता है इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर वन एंड ऑल, राइट, ये काम है आपके SDG 4 का। साथ ही में बात कर सकते हैं किस तरह से इट वाज बेस्ड ऑन द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि बनाई थी बाय द कस्तूरी रंगन कमेटी, जिसका काम था एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने का ऑफ द एजुकेशन पॉलिसी अवेलेबल। ठीक है, नाउ वी कम टू कि किस तरह से ये रीस्ट्रक्चर या रीओरिएंट करती है जो NEP है, राइट। पहली चीज़ हम बात कर सकते हैं यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन की बात करती है, एक नए करिकुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर बोथ इन स्कूल्स की बात करती है जहाँ पे हम जो है एक बेटर असेसमेंट टेक्निक्स बना पाएँ। साथ ही में पुअर लिटरेसी एंड आउटकम न्यूमरेसी आउटकम्स जो हैं, जो कि आपके असर रिपोर्ट्स ने टाइम एंड अगेन पॉइंट आउट किया है, ड्रॉप आउट्स का रेट जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि अगेन असर ने पॉइंट आउट किया है, उनको एड्रेस करने की बात करती है। साथ ही में RTE को कि एम्बिट को भी इंक्रीज करने की बात करती है, दैट इंस्टेड ऑफ 6 to 14 हम 3 to 18 ईयर ओल्ड को जो है इसमें इंक्लूड करेंगे। मल्टीलिंग्विलिज्म को प्रमोट करने की बात करती है फॉलोइंग द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, राइट। साथ ही में टीचर रिक्रूटमेंट एंड एजेंसीज बनाने की बात करती है, चाहे वो हायर एजुकेशन का काउंसिल ऑफ इंडिया हो, चाहे वो टीचर्स ट्रेनिंग के लिए इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो एक ट्रैजेक्टरी भी बनाती है कि हम इंक्रीज करेंगे स्पेंडिंग ताकि 6% ऑफ GDP जो है एजुकेशन पे स्पेंड हो सके। अब क्रिटिकल एग्जामिनेशन में हमने बात करनी है कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं। प्रताप भानु मेहता का एक मेजर एडिटोरियल आया था जहाँ पे उन्होंने बोला था दैट दिस इज मोर ऑफ अ पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट। ठीक है, पहली चीज़ कोई कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप या फिर इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी नहीं दी गई है, जिसके कारण क्या है, नाम बड़े और दर्शन छोटे हो सकते हैं। ठीक है, देन इश्यूज रिगार्डिंग फंड्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं कि आपने लॉन्ग टर्म में बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट 6% ऑफ द GDP के इक्वेटिंग जो है खर्चा करेगी, बट अभी कितना करोगे? अभी तो बहुत कम है ना, तो अभी अगर इंप्रूवमेंट्स करनी है तो वो कैसे लाओगे? देन डिजिटल डिवाइड स्पेशली कोविड-19 पैंडमिक के दौरान जो ये और ज़्यादा स्टार्क हो गया है, उसको एड्रेस करने की आपने कोई बात नहीं की है। गरीब बच्चे के पास अब कोई टैब नहीं है, उनके पास शायद इंटरनेट का एक्सेस भी नहीं है, घर में एक मोबाइल होता है तो कोई बच्चा पढ़े, और बच्चे अगर 2 हैं तो उनमें से कौन सा बच्चा पढ़े। Then again, increased privatization. When we are calling for foreign universities also, there are a lot of people point out कि Ivy Leagues तो पता नहीं आएंगी कि नहीं, कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट ज़रूर आ जाएंगी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और आ जाएंगी, जिसके कारण द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन विल फर्दर गो अप। साथ ही में NEP 2020 जो है इज साइलेंट ऑन RTE एक्ट, कि आपने बोल दिया 3 to 18 को हम इंक्लूड करेंगे, बट उसके लिए आपको RTE एक्ट में भी तो चेंज लाना पड़ेगा, लेजिस्लेटिव बैकिंग भी तो लानी पड़ेगी उसकी आपने बात नहीं की है, राइट। साथ ही में a major mismatch still exists with the job market. So even though National Skill Development Corporation आपने सेटअप की थी, in terms of employability अभी भी इम्पैक्ट नहीं हुआ है, अभी भी जॉब क्रिएशन उतनी नहीं है कि लोग जो पढ़ रहे हैं वो रिक्रूट हो पाए। सिमिलरली जो आपके ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं उनके लिए आपने ढंग की जॉब्स अभी भी नहीं क्रिएट किए। जब आप वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करते हैं सिंस 6th क्लास, उसके अंदर भी एक क्लास टिल्ट देखने को मिलता है, जहाँ पे यू बिलीव दैट सर्टेन पीपल आर मोर सूटेड फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग
रादर देन नॉर्मल एजुकेशन, राइट। सो ये सारे इश्यूज जो हैं आप इसके अंदर पॉइंट कर सकते थे, राइट। सो दीज वर द मेजर कीवर्ड्स विद रिगार्ड टू पॉलिटी एंड गवर्नेंस के जो आपके आंसर्स थे। यू कैन गो थ्रू आ फ्री वीडियोज, यू कैन गो थ्रू आ मैड सीरीज, यू कैन गो थ्रू आर प्रीक्योर सीरीज जिनके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं टैकल थे। हमने अगेन आपको 24 डे 36 डे PCM मेंस क्रैश कोर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें कवर कराई हुई हैं, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट GS2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस के पेपर का एनालिसिस, राइट। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।